सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भी हम आधुनिक काल के अंतर्गत अब पहुंच चुके हैं। ये हमारे लास्ट के वीडियो चल रहे हैं, 10 बनते हैं, 15 या 20 इतने ही वीडियो बनने वाले हैं आपके, क्योंकि हम आधुनिक काल तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल के अंतर्गत हम 3 प्रकरण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 3। प्रकरण 3 के अंतर्गत आता है द्वितीय उत्थान, क्योंकि प्रकरण 3 के अंतर्गत हमने प्रथम उत्थान पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रकरण 4 और प्रकरण 4 के अंतर्गत आता है द्वितीय उत्थान। संवत 1950 से 1975 तक माना जाता है। ठीक है, 1950 से कब तक है? 1975 तक है। अगर आपसे ईस्वी सन में पूछे तो आप क्या बताएंगे? ईस्वी सन में पूछे आपसे तो देखिए, अगर इसमें से हम 57 घटाएंगे तो 93 आएगा। अगर इसमें से 75 में से हम 57 घटाएंगे तो इसमें ही हम कितने जोड़ लेते हैं? 25 वर्ष, क्योंकि 25 वर्ष का ही था द्वितीय उत्थान। उन्नीस सौ 18 तक आएगा। देखिए, द्वितीय उत्थान कब तक आएगा? 1893 से 1918 तक आएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। द्वितीय उत्थान अगर ईस्वी सन में पूछे तो 1893 से 1918 तक। ठीक है, और संवत में पूछे तो 1950 से 1975 तक। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है ये? कि गद्य साहित्य का प्रसार किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, गद्य साहित्य का प्रकार किस प्रकार से हुआ था? गद्य साहित्य के अंतर्गत आएंगे उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियाँ। इनका प्रसार किस प्रकार से हुआ था, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ते हैं आज इनका सामान्य परिचय। इस उत्थान का आरंभ हम संवत 1950 से मान सकते हैं। द्वितीय उत्थान का आरंभ किससे मानते हैं हम? 1950 से। प्रथम उत्थान का कब माना था हमने? 1925 से 50। ठीक है, इसमें हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आता था। भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता की भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा था। अब यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और शिक्षित समाज को अपने एक नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा के प्रति उदासीन रहते हैं। ठीक है, प्रथम में हम क्या पढ़ते आए हैं इस बात को कि अंग्रेजी का और उर्दू का ही उस समय दबदबा बहुत ज़्यादा था, हिंदी का उस समय दबदबा इतना नहीं था। द्वितीय उत्थान में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुई। देखिए, द्वितीय उत्थान में यह शिकायत नहीं थी किसको? हिंदी को हिंदी को बढ़ावा देने की, क्योंकि इसमें धीरे धीरे होती ही जा रही थी। वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लोग धीरे धीरे आने लगे थे, पर अधिकतर यह कहते हुए कि मुझे तो हिंदी आती ही नहीं है। इधर से जवाब मिलता था तो क्या हुआ, आ न जाएगी, कुछ काम तो शुरू कीजिए। अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने से पहले ही काम शुरू कर दिया। उनकी भाषा में जो दोष रहते थे वे उनकी खातिर से दरगुजर कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुकते थे, 2-4 चीज़ें लिख चुकते थे, तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी न आने की परवाह क्यों नहीं होने लगी थी। देखिए, अगर कुछ लिख देते थे वो, तो हिंदी क्यों नहीं आएगी? और हिंदी तो वैसे ही सरल भाषा है, क्यों नहीं समझ में आएगी? हम सबको पता है हिंदी हमें समझ में आती है अच्छे से। इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्राय यही कहा सुना जाता था कि संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं। ठीक है, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं, ये अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। देखिए, हिंदी के बारे में कैसा बताया गया यहाँ पे। यह मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज़ है। परिणाम यह हुआ कि बहुत से हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समझने
लगे थे। भाषा बिगड़ने का एक और सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया था। ठीक है, भाषा बिगड़ने का एक दूसरा सामान कहाँ पे दूसरी ओर खड़ा हो गया था। हिंदी में पाठकों का अब वैसा अकाल नहीं था, विशेषतः उपन्यास पढ़ने वालों का। बंगला उपन्यासों के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। देखिए, बंगला जो उपन्यास थे उनके जो अनुवाद थे वो धड़ाधड़ निकाले थे। जो हमारे हिंदी के जो कवि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, सभी ने ज़्यादातर ने जो बंगला में उपन्यास लिखे गए थे उनके अनुवाद किए हैं। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही आवश्यक समझते थे, जो बंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। यह जानकारी थोड़ी बहुत होते हुए भी बंगला के अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। अतः एक और तो अंग्रेजी दानों की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगे। दूसरी ओर बंग भाषाश्रित लोगों की ओर से सिहरना, कांदना, बसंत रोग आदि इतना अवश्य था कि पिछले केंडे में लोगों की लिखावट उतनी अजनबी नहीं लगती थी जितनी पहले कंडे वालों में। बंग भाषा फिर भी अपने देश की ओर हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः बंग भाषा की ओर जो झुकाव रहा, उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है। अगला है पर। देखिए, यहाँ पे अगर आप ये वो कहें मुझे कि मैम इसमें समझाइए, तो देखिए इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। आप सिर्फ इतना पढ़िए, इसमें इतने समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदी की पृष्ठभूमि किस प्रकार से थी, क्या महत्वता थी यहाँ पे हिंदी पे, और हिंदी किस प्रकार से आगे बढ़ी है, और हिंदी के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। सिर्फ आप ये आपका सामान्य परिचय है, इसमें से क्वेश्चन बनने वाले नहीं, ये सामान्य परिचय है। अगर आप इसको समझना चाहें, हिंदी के प्रति आप जागरूक हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं, वरना इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, पर अंग्रेजी में विचार करने वाले जब आपटे का अंग्रेजी संस्कृत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते थे, तब तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती थी। देखिए, हिंदी के बारे में बताया जा रहा है कि हिंदी की परिस्थिति को उस समय पे कहाँ पर थी, किस परिस्थिति में थे हिंदी। वे हिंदी और संस्कृत के शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा का भावभंगी से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी या संस्कृत जानने वाले नहीं। पर यह पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु जी और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से जमी नहीं थी। देखिए, इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो भारतेंदु जी हैं और जो सहयोगी लेखक हैं, उनकी दृष्टि व्याकरण के नियमों पर नहीं लगी हुई थी। व्याकरण के नियम तो द्विवेदी युग से ही संबंधित है। ठीक, वे आशा किया ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्य विन्यास की सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्राय नहीं जाती थी। पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूप हानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रही हैं। ठीक है, जो द्वितीय उत्थान था उसके अंतर्गत भी क्या थी, व्याकरण की शिथिलता थी और भाषा की जो रूप हानि हो रही थी वो दोनों को साथ साथ दिखाई पड़ रही थी। व्याकरण के व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर तो थोड़े ही दिनों में कोप दृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूप हानि और उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ, और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी जी थे। कौन थे? द्विवेदी जी थे। द्विवेदी जी भी कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सरस्वती के संपादक थे ये। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया था। क्या करते थे? जो सरस्वती पत्रिका के संपादनीय 17 वर्ष तक रहे थे, 1903 से लेकर 1920 तक 17 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका के संपादन रहे थे। ये जब संपादक थे तब इनके पास में जितनी भी कविताएं आती थी लेखकों की,
जितनी भी कहानियाँ या कोई भी प्रकार का काव्य आता था तो ये उनको स्वयं पढ़ते थे और उसमें जो व्याकरण के प्रति अशुद्धि होती थी वो उसको लिखकर वापस भेजते थे और वो कवि या लेखक उसमें सुधार करते थे, फिर दोबारा द्विवेदी जी के पास में भेजते थे। इस प्रकार से इन्होंने व्याकरण की शुद्धि का कारण काम चलाया था। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बताकर करते रहते थे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि पर पूरा ध्यान रखते थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी ने इस सुप्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक रहेगा। देखिए याद रखने योग्य बात है ये कि गद्य की भाषा में द्विवेदी जी मतलब हिंदी का जो शुद्ध रूप है वो देने का काम किसका है? द्विवेदी जी का है। और जब तक भाषा रहेगी, हिंदी भाषा रहेगी और उसकी शुद्धता की आवश्यक समझी जाएगी तब हिंदी इनका नाम आपको सदा स्मरण ही रहेगा। व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संबंधी बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली। विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जानी चाहिए या अलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन मंडन के लेख और जोर शोर से निकले। इस आंदोलन के नायक हुए पंडित गोविंद नारायण मिश्र, जिन्होंने विभक्ति विचार नाम से एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। ठीक है, क्या बताया गया कि जो विभक्ति विचार नाम से जो पहली पुस्तक निकली थी, विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताया था उन्होंने, और छोटी सी पुस्तक निकाली थी। किसने निकाली थी? पंडित गोविंद नारायण मिश्र जी ने निकाली थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विभक्ति विचार नाम से एक छोटी सी पुस्तक निकाली थी, वो किसने निकाली थी? तो पंडित गोविंद नारायण मिश्र जी ने निकाली थी। और क्या बताया था इन्होंने? जो हिंदी की विभक्तियाँ हैं वो शुद्ध विभक्तियाँ बताकर उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। अगला है, इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली की अनेक रूपता का अधिक विकास भी हुआ था। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बड़ी, जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की विशेषता रहती थी, जिनकी लिखावट को परख कर लोग कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। साथ ही वाक्य विन्यास और अधिक सफाई और व्यवस्था आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी को अर्थोद्घाटिनी शक्ति की अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजन प्रणाली का भी अच्छा प्रचार हुआ था। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे मेरे साथ में। जहाँ ही कहीं पर भी क्वेश्चन आ रहा होगा वहाँ पे मैं आपको करवा दूंगी कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सघन और गुम्फित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा हिंदी साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डोल भी बहुत कुछ ऊंचा हुआ। बंगला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों में दिलस्म, अय्यारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखा ही दिया। ठीक है, उपन्यासों का जो मौलिक रचना थी कि खुद के उपन्यास लिखे जाएं, वो ईश्वर ने दिन दिखा ही दिया। और तिलस्म, अय्यारी और जासूसी इसके उपन्यास भी लिखे जाने लगे थे। नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप, जो राजस्थान केसरी के नाम से जाने जाते थे, कि कुछ दिन तक धूम रही थी। किसका? राधा कृष्ण दास जी का नाटक था क्या? महाराणा प्रताप, जो किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता था। उनका अभिनय भी बहुत बार हुआ था। राय देव प्रसाद पूर्ण जी का था चंद्रकला भानुकुमार नामक एक बहुत बड़े डीलडोल का नाटक लिखा, पर साहित्य के विविध अंगों से पूर्ण होने पर भी बहुत वैचित्र्य के अभाव और भाषणों की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका। बंगला के नाटकों में कुछ अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे और उतनी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यासों के। ठीक है, देखिए बंगला के जो नाटकों के अनुवाद हैं वो बाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे, लेकिन उतनी अधिकता से नहीं हुए जितने उपन्यासों के अनुवाद हुए थे। उपन्यासों के अनुवाद बहुत ज़्यादा हुए थे।
इससे नाटक की गति बहुत ही क्या हो गई थी, मंद हो गई थी। हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक मंडलियों जैसे भारतेंदु नाटक मंडली के लिए रंगशाला के अनुकूल 2-1 छोटे छोटे नाटक अवश्य लिखे गए थे। वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके। प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित दुग्वेकर जी अपने रचनाओं और अनूठे अभिनय द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे। इनके उपरांत बंगला में श्री द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों की धूम जगी हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? बंगला में किसके थे? द्विजेंद्र लाल जी के जो द्विजेंद्र लाल राय हैं उनके नाटकों की धूम मची हुई थी। उनके अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए। देखिए किसके? द्विजेंद्र लाल जी हैं, उनके नाटकों के अनुवाद हैं वो हिंदी में धड़ाधड़ होने लगे थे। रविंद्र बाबू के कुछ नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए हैं। द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की अवस्था रही। ठीक है, दृश्य काव्य की अवस्था यही रही थी। आगे है निबंध। निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उनकी परंपरा ऐसी न चली। हम 5-7 उच्च कोटि के निबंध लेखकों को उसी प्रकार झट से छांटकर बता सके जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं। फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाओं में दिखाई पड़ते हैं। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आ जानी चाहिए थी वैसी विशिष्टता न आ पाई थी। ठीक है, कि देखिए द्वितीय उत्थान के साहित्य में एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आनी चाहिए थी वो नहीं आई थी। ठीक है, किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपना कर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी है। यहाँ पे बहुत से लेखकों का यह हाल रहा कि अखबार नवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता की आलोचना करने लगते, तो कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें लेकर सामने आते थे। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले गूढ़ गंभीर निबंध लेखक कहाँ से तैयार होते? फिर भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रदर्शित करने वाले कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है वह महत्व का है। ठीक है, अगला है समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु जी के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया था, पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ता है। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला था। फिर मिश्र बंधुओं और पंडित पदम सिंह शर्मा ने अपने ढंग के कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए, पर यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही थी। भाषा के गुण दोष, रस अलंकार आदि की समीचीनता, इन्हीं पर सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म विच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषता दिखाई जाती है, बहुत ही कम यहाँ पे दिखाई गई है। साहित्यिक मूल्य रखने वाले 4 जीवन चरित महत्व से निकले। पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी विशुद्ध चरितावली, स्वामी विशुद्धानंद का जीवन चरित्र है। देखिए 4 जीवन चरित्र निकले थे यहाँ पे, साहित्य मूल्य रखने वाले थे ये जीवन चरित्र। किसके थे? पंडित माधव प्रसाद मिश्र की थी, क्या थी? विशुद्ध चरितावली। और किससे संबंधित थी ये? स्वामी विशुद्धानंद के जीवन चरित्र से। फिर उसके बाद में थे बाबू शिवनंदन सहाय थी। बाबू शिवनंदन सहाय के द्वारा क्या लिखी गई थी? बाबू हरिश्चंद्र की जीवन चरित्र। आगे है गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित्र। देखिए द्वितीय उत्थान के अंतर्गत साहित्य मूल्य रखने वाली 4 जीवन चरितावली थी। किसकी थी? जीवन चरित्र थे। किससे संबंधित थे? एक तो पंडित माधव प्रसाद मिश्र की थी विशुद्ध चरितावली नाम से, और किसके ऊपर संबंधित थी? स्वामी विशुद्धानंद के जीवन चरित्र पर। फिर उसके बाद में थी बाबू शिवनंदन सहाय की, जो किसके ऊपर लिखी थी? बाबू हरिश्चंद्र के जीवन पर। फिर थी गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के ऊपर। द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य साहित्य का निर्माण इतने परिमाण में और इतने रूपों में हो गया कि उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते हैं। सुभेद्य के लिए हम 4 विभाग करते हैं: नाटक, उपन्यास,
नाटक है, उपन्यास, कहानियाँ हैं, साथ में निबंध है और समालोचना। क्या बताया गया कि जो द्वितीय उत्थान है उसके भीतर क्या था कि जो गद्य निर्माण है, गद्य साहित्य है, उसका निर्माण इतने परिमाण में हो गया कि इतने रूपों में हो गया कि उसका निरूपण कुछ हम कर नहीं सकते, कुछ विभाग में करेंगे, ठीक है। और सुविधे मतलब सहूलियत के लिए हम 4 भागों में बांटते हैं उनको, नाटक को अलग, उपन्यास कहानियों को अलग, निबंध को अलग और समालोचना को अलग। और ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखते हैं हम नाटक के बारे में कितना दिया गया है कि 10 मिनट में कंप्लीट हो सकता है या नहीं। देखिए नहीं हो सकता है तो नाटक के बारे में हम अलग पढ़ेंगे, उपन्यास के बारे में हम अलग, कहानी के बारे में हम अलग, और फिर उसके बाद में क्या दिया है इसमें, निबंध के बारे में अलग, और फिर निबंध के बारे आगे क्या दिया गया है, निबंध के आगे दिए गए हैं महत्वपूर्ण कवि, ठीक है। कहानी, निबंध, लेखक, उपन्यास है, इनसे संबंधित हम भी अपने अलग अलग, चाहे शॉर्ट वीडियो बने, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, लेकिन अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। नाटक के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम नाटक। देखिए अगली क्लास में हम नाटक पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।